मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिस्पेक्टेड मेंबर्स प्लीज may I have your silence please। ये मीडिया जो ब्रीफिंग है ये लाइव कवरेज अगर कोई कर रहा है तो लाइव कवरेज इसकी अलाउड नहीं है। आपको बुनियादी तौर पे बता दें कि ये जो ब्रीफिंग है हैदरपुरा का जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में सिट कंस्टिट्यूट करी गई थी जोनल लेवल के ऊपर, और उस सिट ने अपना जो काम किया उसमें मोटी मोटी चीज़ें जो तफ्तीश के दौरान साबित हुई, सामने आई, इस्टेब्लिश हुई, वो मीडिया के साथ शेयर करने के लिए है। सबसे पहले डीआईजी साहब जो सिट के इंचार्ज हैं आपको तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके बाद इससे वाबस्ता अगर कोई केस से वाबस्ता कोई आपका सवाल होगा तो वो सुन लिया जाएगा। के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। इस बीच थोड़ा सा देर जरूर लगा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली से जो हमारे पास आईओ कॉपी रिटर्न की गई है उसके बेस पे मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, और इसको लेने में हमें वेट करना पड़ा, अदरवाइज अगर हमारे पास पहले आता मैं शायद आपसे पहले ही मुखातिब होता। नेक्स्ट, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी आपके सामने इसमें लिंक पे मैंने रखा हुआ है जो आपके लिए मैं दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट आ जाए। ये तमाम विटनेसेस और एविडेंसेस करने के बाद हम लोग कुछ अहम विटनेसेस को भी ढूंढ पाए जो उस पूरे वाकये के चश्मदीद गवाह थे। साथ ही साथ कुछ लिंकेजेस हमें बांडीपुरा तक ले गई, और बांडीपुरा में भी कई हमारे विटनेसेस मिले जिन्होंने इस केस पे अहम प्रकाश सुराग डाला, उसको बताया। लेकिन पहले मैं शुरू करता हूं श्रीनगर में हमारे पास कौन कौन से विटनेसेस थे। सबसे पहले 14 नवंबर को शाम कोई 6 बजे का वक्त होगा जब हमारे जोनल एसपी के पीएसओ पे एक अटैक हुआ। उस अटैक में जो हमारे जवान जिसको गोली लगी और वो बच गए, और उसके साथ जो उसका साथी था जिसने उस एफटी को यानी फॉरेन टेररिस्ट को बड़ी क्लोज देखा था, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हैदरपुरा में जो मारा गया है वही वो फॉरेन टेररिस्ट था जिसने उसको टारगेट किया। क्लियरली उसने मैजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 3 ऐसे विटनेसेस जिसको हम लोग प्रोटेक्टेड विटनेस ए, प्रोटेक्टेड विटनेस बी और प्रोटेक्टेड विटनेस सी के तौर पे दिखा रहे हैं, वो तीनों उस बिल्डिंग से और उस लोकेलिटी से डॉक्टर मुदस्सिर गुल से काफी उनकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है, और उन्होंने इस बात की तस्लीम किया है और उसका उन्होंने बयान भी दिया है कि उस बिल्डिंग में वही सेम व्यक्ति पिछले 1 महीनों से रहता था। उस बिल्डिंग में कभी घूमता हुआ कभी बाहर की तरफ आता था, कभी बातचीत वैसे शांत रहता था, फोन पे काफी बातचीत किया करता था, और उसकी जबान ना तो कश्मीरी थी ना ही वो डोगरी बोल पाता था। वो उसके जबान जब इन्होंने सुना उसके बेस पे इन्होंने कहा कि कोई ये बाहर का होगा, फॉरेन उसका एंगल उसको लग रहा था। इन्होंने उस फॉरेन टेररिस्ट को कई बार डॉक्टर मुदस्सिर गुल की गाड़ी में भी देखा श्रीनगर में घूमते हुए, ये भी विटनेस हमारे पास है। उसके बाद इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो उस समय ऑपरेशन के साइट पे अवेलेबल थे, उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि पुलिस ने किसी तरह का कोई बदसलूकी हमारे साथ नहीं किया या कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। सबके ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट्स हमारे पास दर्ज है। अभी हम बांडीपुरा लिंक पे चलेंगे। जब हमें आमिर मागरे का लिंक बांडीपुरा से मिला, फिर हम लोग बांडीपुरा की तरफ हमारी टीम गई जिसे मैं लीड कर रहा था। उसमें सबसे पहले जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेस 1 लिख रहे हैं, ये आमिर का बहुत ही क्लोज, बहुत ही खास था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इसने इस बात को तस्लीम किया कि 15 तारीख को ही सुबह कोई 10 सवा 10 बजे आमिर ने फोन पे एक फोटो भेजा था। वो फोटो में मैं आगे शेयर करूंगा। उस फोटो में आमिर अपने आप को एक पिस्टल के साथ रखे हुए है, और फोटो उसके फोन पे। इसने पूछा कि ये क्यों भेजे, बोला कि मुझे भेजना नहीं था, जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए मैंने भेजा। और उसके बाद हालांकि उसका चेहरा स्टिकर से ढका हुआ है, लेकिन जो हमारा विटनेस है
वो आमिर के इतना क्लोज है लंबे समय से, वो सीधे सीधे उसकी पहचान करता है कि ये आमिर ही है। विटनेस नंबर 2, जिसे प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 2 कहते हैं, इन्होंने इस बात की पहचान की है कि आमिर डॉक्टर मुदस्सिर गुल के यहाँ काम किया करता था। वो बताता तो रहता था कि मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ, मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि इन पे आमिर प्रेशर डालता था कि बांडीपुरा में मुझे एक ऐसा घर दिलवाइए जो थोड़ा सेफ हो, सिक्योर हो। आमिर बांडीपुरा में एक घर भी ढूंढ रहा था जो सेफ हो और सिक्योर हो। विटनेस, प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 3, इन्होंने फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई उर्फ सकलैन उर्फ छोटू उर्फ माज को आबिद और आजाद के साथ उसी घर में देखा था जिस घर में सितंबर 2021 में आबिद और आजाद मारे गए थे, और उन्होंने इसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी देने की पेशकश की है, और वैसे तो पहचानते भी हैं, तो हमारे पोटेंशियल विटनेस है। उसके बाद आमिर के ही दोस्तों से जिन्होंने वहां पे पढ़ाई की थी उनके साथ उनका स्टेटमेंट लिया गया। उन्होंने कहा कि आमिर का व्यवहार जब अपने इंस्टीट्यूट में इनडिसिप्लिन बॉय की तरह हमेशा रहा, वो कभी भी समय पे छुट्टी से घर नहीं लौटा, टाइम पे जो वाबस्तगी वो जामिया रहीमिया दारुल उल रहीमिया जो देवबंद का एक स्कूल है वहां पे पढ़ाई किया करता था, वो आलिमियत की डिग्री लेने गया था। वहां के उसके दोस्तों ने आमिर के व्यवहार में काफी चेंज और वो थोड़ा सा केयरलेस जैसा लड़का होने की रिपोर्ट की। उनके टीचर से हमारी बात हुई, टीचर ने बताया कि हमेशा आमिर से उनकी लड़ाई होती रहती थी, झगड़ा। उनको कभी बोलते थे कि तुम उठो टाइम पे, नमाज से कुछ ऐसी चीजें, उसको वो मानता नहीं था। इवन कि 2018 में एग्जाम देने के बाद उसने डिग्री लेना भी नहीं समझा कि आके डिग्री ले, और बिना बताए इंस्टीट्यूट से 2018 से आमिर गायब था। दोस्त ने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि आमिर जब पहले रहता था तो वो सिगरेट विगरेट कुछ ऐसा नहीं पीता था फिर भी, लेकिन इस साल वो मिला 2-3 महीना पहले तो उसके व्यवहार में काफी चेंज आ गया था। सिगरेट विगरेट खूब पीना शुरू कर दिया था और कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, गाड़ी खरीदना है तो घर बनाना है, इस तरह की बातें किया करता था। तो उनके सारे दस्तावेज जो वहां पे पड़े हुए थे वो एसआईटी ने वहां से लिया। एक चीज और अहम यहाँ पे पता चली कि आमिर बांडीपुरा और श्रीनगर के बीच फ्रिक्वेंट आता जाता रहता था, जो उसके सीडीआर से भी क्लियर होता है। साथ ही साथ ये भी बात पता चली कि आमिर गुरेज भी जाता था। गुरेज वो रूट है जहां से हमारी बहुत सारी वहां पे एंट्री, वो जो इन्फिल्ट्रेशन वो हुआ करता है। आमिर सुमो के साथ अपनी एक टीम के साथ गुरेज 2 बार विजिट किया है। अभी तक तो एसआईटी को ये जानकारी मिली है। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएंगे पहले, और उससे पहले जाइए 14 नवंबर को जब आमिर लौटता है, 14 नवंबर को जमाल हट्टा में अटैक करने के बाद वो टेररिस्ट जब हैदरपुरा की बिल्डिंग में लौटता है, पहले वो फुटेज आप दिखाइए। आप लोग देखना चाहेंगे इस वीडियो फुटेज में 2-3 बार इसको दिखाइएगा। आप नीचे देखेंगे जहां पे एसी का वो कंप्रेसर दिख रहा है, तो ये बिल्डिंग और ये चैम्बर जो आपके सामने है, ये डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है, और आमिर उसमें रहता था साइड में, और उसमें 14 की शाम को वो एफटी को खुद लेकर उस चैम्बर में आता है, उसका बेड वेट आगे लगाता है। अब इसी रात को 11:30 बजे वाले फुटेज में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, इसी बिल्डिंग में रात को तकरीबन 11:30 बजे आप ये 23:11 डीवीआर के मुताबिक 23:11 की टाइमिंग है। आप देखेंगे कि एफटी उठता है और कुछ देर के लिए वॉशरूम, मेरे ख्याल से वॉशरूम जा रहा है, लेकिन वॉशरूम से थोड़ी देर के लिए लौटेगा और कमर से कोई चीज निकाल कर रखता है। उसको 2-3 बार दिखाएं आपको पता चलेगा कि कमर से कोई मेटालिक चीज ये मौजूद था। नेक्स्ट, ऑपरेशनल प्रोसीजर की मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप सब लोग डेफिनेटली कैमरा को पलट कर उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन ये आप टाइमिंग देख रहे होंगे 5:01 पे वहां पे आर्मी की गाड़ी रुकती है, और वो प्लेस है जहां पे पुलिस की भी गाड़ी आपको दिखती है। उस पूरे बिल्डिंग को 5 बजे तक हम लोग कॉर्डन, नजदीक से कॉर्डन करना स्टार्ट कर दिए थे। पुलिस पार्टी वहां पे सर्च करने के बाद आमिर को पहली बार उसी पॉइंट पे जो 5 बजे पे देख रहे थे, आमिर निकलने की कोशिश कर वॉलंटियर किया कि ये कमरा मेरा है, उसमें कुछ नहीं है,
मैं खोल के दिखाता हूँ। ये 3 आदमी आपको बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखेंगे और इनका फुटेज ये आप देखिए। डॉक्टर मुदस्सिर गुल अपने चैम्बर में आते हैं, ये देखते हैं इन्हीं के कमरे में जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे, और फिर ये बगल के अपने इसमें भी जाते हैं, कॉल सेंटर में भी जाते हैं। इनके साथ अल्ताफ भट्ट साहब है, और ये तकरीबन आप यहाँ पे अगर करीब देखेंगे डॉक्टर मुदस्सिर गुल के चेहरे पे एक चश्मा भी है, ग्लास भी है, ये एक ग्लास पहने हुए हैं। कोई 6:25 पे ये बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, वहां से दरवाजा बंद हो जाता है, और वो लास्ट फुटेज है उसके 10 मिनट बाद ऑफ हुआ है, जो कि आगे फिर उस पर प्रकाश डाला जाएगा। हमें सीसीटीवी फुटेज से आप 6:36 पे ध्यान दीजिएगा। ये जब एनकाउंटर ब्रेकआउट होता है उस लोकेशन से एक पर्सन भागता हुआ दिखेगा, वो फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई है, जो एक ह्यूमन शिल्ड बनाकर पहले तो वहां पे दरवाजे पर आया और वहां से अटैक करता हुआ, फायरिंग करता हुआ बाहर की तरफ भागा। जो आगे जो आप फायरिंग देख रहे हैं वहां पे लाइट उठती, वहां जाकर मारा जाता है, एग्जैक्ट वो प्लेस जो मैंने पहले आपको दिखाया था। नेक्स्ट। इसके अलावा हमें वहां उस बिल्डिंग के सर्च से दूसरे भी क्लू और बहुत सारे मटेरियल मिले हैं, मैं आगे शेयर करूंगा। नेक्स्ट। डॉग। बाद में जब ये पहला इंसिडेंट फायरिंग का हुआ, उसके कुछ देर बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल वापस नहीं आए। पूरे बिल्डिंग को सर्च किया गया डॉग माउंटेड कैमरा के थ्रू। कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो डॉग माउंटेड कैमरा के थ्रू पूरे बिल्डिंग को सर्च किया गया। हमारी सर्च पार्टी इंटर करने जैसे ही दरवाजे पे पहुंची है, उधर से फायर शुरू हुआ। नेक्स्ट। ड्रग्स एटीक से ये आप देखिए, कोडीन सीधे क्लियर लिखा हुआ है, कोडीन, और इसके कोडीन की 8-10 बॉटल्स मिली है। रिपोर्ट ये है कि उस बिल्डिंग में कोडीन के बॉटल्स लाए जाते थे, और एफटीज जो भी कोई अंजाम वारदात को अंजाम देते हैं उससे पहले इन बॉटल्स को कंज्यूम करते हैं। तो इस बिल्डिंग में जहाँ पे कोई क्लिनिक नहीं है, सिर्फ रियल एस्टेट का काम चल रहा है, वहां पे कोडीन की बॉटल्स क्यों थी? वो पूरे एक बास्केट हमने 8-10 बॉटल सीज किया है, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे। नेक्स्ट। अदर आइटम्स जैसे कि ये जो कीज हमें मिले हैं, ये लोग अपना की दरवाजे को लेकर खोलने गए थे, वो की मिला। दूसरा आप ये पूरा जो उसकी आप देखेंगे, इसको जरा गौर से देखें, रोके ये रात को सर्च हो रहा है। हाफ ईटन फूड वहां पे रखा हुआ था। एटीक में जो घर है जिसको बिल्डिंग में फॉरेन टेररिस्ट हाइड आउट के तौर पे इस्तेमाल किया करता था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। हाफ इसमें फूड जो पड़ा हुआ है, ये हाफ ईटन ताजा साग और सब्जी वहां पे उस रात का पड़ा हुआ था। आप आगे जाएंगे, इसी टेबल पे वो ग्लासेस पड़ी हुई है जो मुदस्सिर गुल पहनकर बिल्डिंग की सर्च कर रहे थे। आगे आपको ग्लास भी, इसमें उनका चश्मा दिखेगा, जिसको वो जब सर्च करने के दौरान वो पहने हुए थे, और बॉडी के पास उनका चश्मा नहीं मिला, उनका चश्मा यहां पड़ा हुआ था। यानी कि वो नीचे से बिना किसी के बताए खुद रिस्क लेकर इस कमरे तक पहुंच गए थे। इस टेबल पे ये आप लोग चश्मा देख रहे होंगे, इस टेबल पे उनका वही चश्मा जिसको पहन के वो सर्च कर रहे थे, वो यहां से मिला, उनकी बॉडी के पास से नहीं मिला। तो श्रीनगर में जगह जगह घुमाने की, और उसको जो भी जरूरत का सामान हो उन्हें प्रोवाइड कराने की, और श्रीनगर में जिस लोकेशन पे ये जाना चाहे वहां पे छोड़ने की। और इन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि जमाल हट्टा में भी शाम को ये वही टेररिस्ट को लेकर, फॉरेन टेररिस्ट को लेकर गए थे, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया ये वही फॉरेन टेररिस्ट है जो हैदरपुरा एनकाउंटर में मारा गया था। हमने वो स्कूटी भी बरामद किया है, जिस स्कूटी से वो जमाल हट्टा तक उसको लेकर गए थे, या उसको रिसीव करते थे, घुमाते थे। ये रूट है। आप इस रूट का ओरिजिनेशन, आप ओरिजिनेशन पे जाएं अरशद साहब, इस ओरिजिनेशन पॉइंट पे जो हाँ कर्सर पॉइंट, ये वही पॉइंट है, एग्जैक्ट एनकाउंटर साइट के अपोजिट है ये पॉइंट। यानी कि टेररिस्ट को उन्होंने वहां पे रिसीव किया और अपनी स्कूटी से इस लोकेशन पे उन्होंने घुमाया, और डिफरेंट रूट से, बाकी सारे रूट शेयर कर दिखाएं, डिफरेंट रूट्स जो उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने तस्लीम किया, दिखाया। मैं इस लोकेशन से यहाँ पे लाया, यहाँ से यहाँ पे लाया, घंटा घर ले गया, उनको जैकेट खरीदवाया। तो तमाम रूट्स हमने फिर उसको क्लियर करके इन्वेस्टिगेशन के लिए सामने रखा है। बिलाल भाई, ये टेलीग्राम पे बिलाल 99 के तौर पे इसका चलता था, अपना जो आईडी था बिलाल 99 के तौर पे चलता था। और ये सकलेन भाई 2000
19 में 2019 में हमारे यहाँ यानी कि बांडीपुरा गुरेज के रास्ते आजाद के साथ, आबिद के साथ ये इन्फिल्ट्रेट करता है। बाद में आजाद भी इसको ज्वाइन करता है और जब इसकी सितंबर 2021 में आबिद और आजाद की ऑपरेशन में वहां पे एक जब वो हलाक हो जाते हैं, उसके बाद से ये श्रीनगर की तरफ अपना बेस शिफ्ट करने की सोचता है। और हमारे विटनेसेस ने यह भी बताया कि पाक से उसके पास ये भी इंस्ट्रक्शन था कि जब हमारे वीवीआईपी की विजिट हो रही थी, उस विजिट को भी अनस्टेबल करने की साजिश के तहत इसको श्रीनगर भेजा गया था। और चूंकि इसका अपना आदमी आमिर श्रीनगर में एक अच्छे लोकेशन पे रहता था, उसने इसको यहाँ तक लाने में पूरी तरह फैसिलिटेट किया। अल्ताफ अहमद भट्ट की फैमिली को हम लोगों ने इनिशियल क्वेश्चन भेजा कि अगर आपने रेंट डीड की है तो पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आपने किसी से रेंट लेते थे तो किस चैनल से होता था। तो उसके जवाब में एक या दो ऐसे कागजात आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस को का जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने इनिशियल दूसरा भी सेट ऑफ क्वेश्चन उनको फिर से बोला है कि कोई और भी उनके पास दस्तावेज हो। एज ऑफ नाउ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट की फैमिली हमें ये प्रूव नहीं कर पाई है कि बिल्डिंग में कौन था, कौन रेंटर था, क्यों दिया, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। एसआईटी के पास जैसे जैसे फैक्ट रहेगा हम उस फैक्ट के बेस पे ही आपको बोलेंगे। हम उनके जवाब का और इंतजार कर, शायद वो उधर से और कोई जवाब दे दे, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी जरूर है। जो ग्राउंड फ्लोर पे 5 दुकान के साथ रहता है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर कौन रहता है वो जाने, बताए, वेरीफाई करे, और अगर कोई रहता भी है तो लीगली रहे। ये तो चीजें अभी एसआईटी के सामने है जो मैं आपके सामने शेयर करूँ। वीडियो देखा जिसमें वो 5 बजे आर्मी की जो व्हीकल लगी है, फिर पुलिस की व्हीकल आती है। इनिशियली हमारे पास आमिर का फोटो नहीं था, हमारे पास एक फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट ये इनपुट था जो उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। इनिशियली ये हमारे पास जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने या फिर जिनके पास गई थी जानकारी, उनको ये इंटेलिजेंस बताई गई थी। उस दौरान 5 बजे आमिर जब नीचे उतरता है और आर्मी की एक पार्टी उसको रोकती है, वो वहां बैठ जाता है। उससे उसका फोन मांगा जाता है, फोन उसके पास नहीं था। आर्मी की उस टीम का कहना है कि मुझे ऐसे भी शक गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोन उसके पास नहीं है। तो उसने उनको वहां पे बिठा लिया। लेकिन चूंकि वहां पे जब पुलिस की टीम आती है तो उसी बिल्डिंग के डॉक्टर मुदस्सिर गुल के पार्टनर पे से जो हमारे एक विटनेस भी है वो वहां पे पहुंचते हैं। वो इस बात का वो बयान भी देते हैं, हाँ सर मैं पहुंचा, मैंने कहा कि अरे ये तो मैं पहचानता हूँ, ये तो डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ काम करता है और ये पानी वानी ले जाता है, इसका कोई ऐसा नहीं है, वो मेरी गारंटी है, आप इसको जहां जा रहा है जाने दीजिए। उनके गारंटी पे और एसएचओ के पहचान पे उनको कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है। अब आधे घंटे बाद तकरीबन 6 बजे तक जब पुलिस की एक पार्टी पहले सर्च कर लेती है बिल्डिंग को, उनको 2 कमरे बंद नजर आते हैं। आर्मी की पार्टी जाती है, वो सर्च करती है, 2 कमरे बंद नजर आते हैं। हुआ कि ये कमरा खोलेगा कौन? तो बात आई कि आमिर ने ही, यही उस बिल्डिंग का केयर टेकर है, उसको बुलाया जाए। तो जिन हजरत के कहने पे उनको छोड़ा गया था वो वहीं पे थे जो साइड में पब्लिक को रखा गया था। उन्होंने कहा कि मैं बुलाता हूं। वो जाकर क्लासिक हॉस्पिटल में जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे बैठा था या इनके कोई जो नोन के साथ वो बैठा हुआ था, उसको उन्होंने कॉल किया, अगर तुम्हारे पास आमिर है तो उसको वापस भेजो। उन्होंने वापस भेज दिया। इस प्रकार फिर आमिर दोबारा वापस आता है और ये कहा जाता है तब तक हमारे पास आमिर की फोटो भी थी और तब तक हमारी जानकारी भी थी। हम लोगों ने उनसे फोन मांगा, वो बोलता है कि मेरा फोन बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है। फिर उससे पूछा जाता है क्या बिल्डिंग में और कुछ है? वो पूरी तरह इस बात को बोलता है कि सर बिल्डिंग में कुछ नहीं है तो फोन दो। फिर जो बिल्डिंग के मालिक है डॉक्टर मुदस्सिर गुल वहां भी थे, उनसे भी पूछा जाता है बिल्डिंग में कोई है? रेंट पे जिन्होंने रखा हुआ था अल्ताफ साहब से पूछा जाता है, सबने कहा बिल्डिंग में कोई नहीं है। आमिर को बोला गया फिर जाओ अपना फोन लेकर आओ। आमिर की अपनी बिल्डिंग में जाकर रूम में सर्च करते हुए वीडियो फुटेज भी है जो भी इसमें शेयर नहीं किया गया है। उस सर्च करता है और दोबारा बिना फोन लिए वापस नीचे आता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बताता है कि हमारा फोन हो सकता है उन 2 कमरों में बंद हो जिन 2 कमरों में ताले लगे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इसके इस बयान पे हमने असरटेन किया कि ये किन के कमरे हैं। एक आईटी सॉल्यूशन का कमरा आता है, आईटी सॉल्यूशन करके एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, और एक बिल्डिंग ओनर का कमरा है, उसमें अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा है। में कहीं कोई सस्पिशियस कुछ ऐसा दिखता है, वो बोलता है कि नहीं। तो एज पर प्रोटोकॉल ये हमेशा हमेशा जहां भी ऑपरेशन होता है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस अगर बिल्डिंग में कोई भी सस्पिशियस एलिमेंट है, घर का पर्सन उसको डिक्लेयर करता है कि हाँ सर अंदर बिल्डिंग में सस्पिशियस एलिमेंट है। अगर नहीं डिक्लेयर करता है, उसको दिखाना है। तो आईटी सॉल्यूशन ने पहले ऑफर किया कि सर मैं खोल के दिखा देता हूँ। पहला बिल्डिंग में आईटी सॉल्यूशन वाला जाता है, अपना बिल्डिंग अपना रूम खोलता है, दिखाता है, वापस आता है। लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब ये मुदस्सिर गुल अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा बंद था, वो चाबी उनके पास, ताला उनके पास था। और जो दूसरा, हालांकि उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, डॉक्टर मुदस्सिर गुल के चैम्बर का, और दूसरा ये जो आपका कॉल सेंटर है। लेकिन डॉक्टर साहब ने, यानी डॉक्टर मुदस्सिर गुल ने बिल्डिंग मालिक के कहने पे वो वॉलंटियर किए, जब कुछ है ही नहीं सर तो मुझे दिखाने में क्या है। तो ये आमिर की कहानी। डेट को आगे कंटिन्यू करूं। मेरा क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर गुल को मारा गया मेरे तो केस उसके जो फैमिली है वो दूसरे दिन भी उनको सजा, अगर वो पहले से ही पुलिस ने ये अल्ताफ साहब की बॉडी के साथ उनको लिया गया था, तो पुलिस को इतना कंफर्म करने के लिए क्यों लगा कि उसमें डॉक्टर गुल भी मारा गया है या नहीं? सबसे पहले जब एक काउंटर ब्रेकआउट होता है एज पर डीवीआर टाइमिंग 6:36 और कोई 1 से 1.5 मिनट तक गोली चलती है। उसके बाद 3 बॉडी 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद सर्च के बाद 3 बॉडी रिट्रीव करके पीसीआर भेज दी जाती है। लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी नहीं मिल पाती है। डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को असरटेन करने के लिए पहले बिल्डिंग को हम लोगों ने डॉग माउंटेड कैमरा से एक बार सर्च करवाया, और उसी डॉग माउंटेड कैमरा से पता चलता है कि उनकी बॉडी एटिक पे पड़ी हुई है, जिस लोकेशन पे ना तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी, ना हमारी फायरिंग वहां पे एक भी बुलेट की फायर, एके का कोई फायर ऐसा वहां पे गया नहीं था। तो उस बॉडी को नीचे लाने में, रिट्रीव करने में तकरीबन हमारे पास रात के 12 बज गए थे। उसके बाद फिर सर्च करके उसको वापस भेजा गया। इसकी वजह से डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को पीसीआर में भेजने में 2-3 घंटे का समय लग गया। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बाद में उनको ओजीडब्ल्यू हमने बताया, हमारा क्वेश्चन ये एसआईटी के सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। ये वही चैम्बर है जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है जिसमें वो बैठते हैं। उस चैम्बर में फॉरेन टेररिस्ट एक लोकल टेररिस्ट के साथ रहता है। तो उसको आप ही बताइए, जो वर्ड देना चाहेंगे वही है। हम सिर्फ सबूत आपके सामने रखते हैं कि उन्हीं के चैम्बर में वो फॉरेन टेररिस्ट पिस्टल के साथ पाया गया। मैं वहां से जब आपकी क्वेश्चन का जवाब दे रहा था, मैं वहां से एक बार फिर से शुरू करता हूं। जो डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, जो डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज और मौके पे जो चश्मदीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बयान है, उसके बेस पे सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछकर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूं, मैंने किसी को देखा नहीं। जबकि उसको पता था, क्योंकि वो तो चलाता था और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला। और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है, वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे, या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट का, 2 मिनट के अंदर सर्च करता है, चूंकि सीढ़ी है, गया सर्च किया, वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है। आईटी सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया। अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी। ही वॉलंटियर्ड। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है? इन्हें भी बोला कि नहीं सर, इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूं। उसने डॉक्टर गुल को बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है। न इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से
किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे बीपी वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर दीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कॉर्डन में बैठी हुई है, तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है। दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा, 6:26 तक, यानी 6:25 58 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है। और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है, लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है, और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था, और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से, और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा, वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट पे पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था, क्योंकि हाफ ईटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को ये बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो। इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को अटैक में मारा। ये एफटी, अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी अटैक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था, जैसे ही कोई गेट से आए उसको मार देगा, तब तो उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट में ही मार दिया, नहीं था। वो बीच में, अटैक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया। और ठीक 6:36 मैंने डीवीआर के मुताबिक, और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले 2 फायर अटैक से, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले 2 फायर अटैक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनकी बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब, अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे है जो हमारे बिल्डिंग ओनर है, तो आमिर चूंकि अभी तो एक्सपोज हो गया और उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ओनर को, ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है, कोई 83 फीट दूर। अगर कोई 2 पर्सन एक ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा, तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर के कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल, मैं एसआईटी किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए बनाई नहीं गई है। एसआईटी बनाई गई है, जो गलत है उसको गलत कहा जाए, चाहे वो किसी के पार्ट पे गलत हो, और जो सही है उसे सही कहा जाए, चाहे वो कितना भी छुपा कर कोई पेश करने की कोशिश करे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बिल्कुल खबर नहीं है कि वो उस बिल्डिंग में मिलिटेंट है। अगर ये हमें पता होता तो हम उनके घर वालों से, मकान मालिक से, ऑनर से, सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों पूछती कि आप बताओ इसमें बिल्डिंग में कोई है कि नहीं है। एटीक की तो कोई जानकारी ही नहीं थी। बिल्डिंग प्लान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, जो स्टेटमेंट्स मेरे पास आए हैं उसमें यह कहना है कि फर्स्ट फ्लोर के एक चैम्बर की खबर थी। तो अगर हमें पता ही होता, या हाउस ओनर ये बता ही देता सिक्योरिटी फोर्सेस को कि सर इसमें है,
तो डेफिनेटली कोई भी किसी को अंदर भेजने की जरूरत नहीं थी। हमें बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर नहीं थी जनाब। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा। मेरा सवाल ये है याजी साहब जी, गाँव में से दो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कंप्लीट करके 4 दिन पहले गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ J&K यूटी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कल लेटर लिखा है, ऑनरेबल कोर्ट को ये सबमिट किया जाए। गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिल चुका है, गवर्नमेंट ने एक्शन लेके डायरेक्शन दिया डीसी को, कल ही दे चुका है कि कोर्ट में सबमिट किया जाए। पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग आपके साथ आए हैं। बताया है कि ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, तो आपको एसआईटी इंचार्ज बता दिया गया है। मैं पूरे मीडिया फैटर्निटी को बताऊंगा, ऑपरेशन को हेड वही करता है जो जिसका कॉर्डन होता है, जो मौके पे होता है। मौके पे 3 टीम थी, 2 RR की टीम थी, वैली QAT CRPF थी और हमारी श्रीनगर पुलिस की SOG कंपोनेंट थी। और वहां पे जो सीनियर ऑफिसर होता है वो वहां पे उसको हेड करता है, ना कि कोई DIG और सीनियर रैंक ऑफिसर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने बताया, आपको रखना है कि और दूसरी बात जो आपने बताया कि SIT के तो ऑपरेशन नॉट बी हेडेड और सुपरवाइज्ड लेटेस्ट जो लीगल गाइडेंस है, ऑर्डर है, उसमें रात में ही पोस्टमार्टम होता है, ये लीगली होता है। उसमें अगर लाइटिंग की व्यवस्था हॉस्पिटल में हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर ऑपरेशन देखा जाए, जो ग्राउंड पे ऑपरेशन किया जाता है, सुपरविजन तो डेफिनेटली सीनियर ऑफिसर्स की होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ग्राउंड ऑफिसर्स को उसका क्रेडिट ना दिया जाए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट को मारा। सुपरविजन तो डेफिनेटली होता है। जैसे आप लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, डेफिनेटली आपके हेडक्वार्टर का सुपरविजन है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट तो आपको मिलेगा। लास्ट टाइम आईजी साहब ने बोला था कि ये जो अल्ताफ साहब को अगर गोली लगी है बड़ी वाली, क्योंकि उनके पास तो पिस्टल था, इफ द फायर इज फ्रॉम AK दैट मींस द बुलेट इज फ्रॉम पुलिस वाज। जी उस पे कुछ रिपोर्ट आई है, बैलिस्टिक रिपोर्ट, व्हाट डज इट से? जी अल्ताफ भट्ट को जो बुलेट्स लगे हैं वो AK के भी फायर है, जो क्रॉस फायरिंग में वो गए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पे टेररिस्ट ने उनको इस्तेमाल किया। मैंने आपको वीडियो दिखाया। बिल्कुल Sujit sir, जी। is police still considering other 3 except this FT as OGW after this investigation, and what is the deliberation police has made so far? आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया, स्टिल। तो स्टिल में सबसे बेहतरीन मैं चीज आपके सामने कहूंगी, केस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो मेरे कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्ट से फर्क पड़ेगा। आई विल बी रियली ग्रेटफुल अगर आपके पास कोई ऐसा विटनेस है, कोई चीजें आ जाए, तो स्टिल आई एम ओपन, SIT is still open. Sir, how many I had a couple of witnesses have you questions. recorded so far in this case? Amir was in the hospital for 30 minutes. First question, why did he run away when he knew that it was about the plot? Second question is, as per eyewitnesses, they are saying कि अल्ताफ साहब को 3 बार ऊपर चढ़ाया था, 2 बार वो वापस आए, तीसरी बार he along the mustache with him, and third time he didn't come. Is it so? दोनों प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। बिल्कुल, आमिर इसलिए नहीं भागा क्योंकि आमिर को जिसने उस स्पॉट से छुड़ाया था वो हमारे पास खड़ा था। मैंने आपको पहले बताया कि वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का क्लोज एसोसिएट था और वो हमारे पास खड़ा था। उसके कहने पे हमने उसको छोड़ा था। वो एग्जैक्ट बोला कि तुम कहां जा सकते हो, और उसके साथ एक आदमी भी था ताकि जब जरूरत पड़े वो बुला ले। एग्जैक्ट वही हुआ। जब हमें बुलाने की नौबत आई कि उनको बुलाया जाए, वो बुलाया, और वो पर्सन उस बिल्डिंग में काम करता था, वो कहां जाता, इसलिए आमिर वहां से नहीं गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है, प्लीज, क्या दूसरा क्वेश्चन? Rather than breaking the law, why did you wait for the keys? And second was Altaf Saab ये बहुत सारी रिपोर्ट्स सुनी कि अल्ताफ साहब को 3 बार ले जाया गया, लेकिन माय फेलो जर्नलिस्ट, ये जो CCTV फुटेज जितनी बार मैंने देखी या जितनी बार अदालत इस फुटेज को देखेगी, कहीं भी अल्ताफ साहब को 3 बार ले जाना इस फुटेज में नहीं आता है। दूसरी बात, हाँ, सिविलियन 3-4 बार जरूर गए, जैसे कि एक बार आमिर FT IT सॉल्यूशन वाले एक बार गया, उसके बाद आमिर, अल्ताफ साहब और फिर मुदस्सिर भट्ट, डॉक्टर मुदस्सिर गुल, ये लोग एक साथ गए। तो सिविलियन 3-4 बार जरूर गए। और आप लोग इस बात को जरूर सोचिएगा कि सारे सिविलियन को हम लोगों ने एक शेड में, एक्साइड बुलेट के पास एक बड़ा सा हॉल था, वो अंदर रखा हुआ था।
तो कोई आदमी बाहर भी निकलता था ना, उनको लगता था कि बिल्डिंग में ही गया है, कोई रोड पे नहीं है। ये सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, जैसा देख रहा हो कि हाँ गया, बिल्डिंग में गया, अंदर आया, ऐसा कोई नहीं। जो भी एक सिविलियन थोड़ा सा बाहर भी आया, उनको लगता था कि इनको अंदर ले जाया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज इस बात को सपोर्ट नहीं करती है। रादर इस थर्ड आपके क्वेश्चन को हमने यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे है, उन्होंने की ताला तोड़ने का ये क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे ऑनर ने खुद वॉलेंटियर किया कि मेरे पास चाबी है, मैं खोल के दिखा दूंगा, कोई शक ही नहीं है, तो क्यों ताला तोड़े? एसआईटी उतना ही बात बोल रही है जितना हमारे पास सबूत है। मैंने ना तो किसी को ये क्लीन चिट देने के लिए एसआईटी बनी है, ना किसी को फंसाने के लिए बनी है। मैंने ये कहा कि विटनेसेस ये बोलते हैं कि हमने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एफटी के साथ गाड़ी में घूमते हुए देखा, सीसीटीवी फुटेज दिखता है कि उसके चैम्बर में वो पिस्टल के साथ एक रात पहले भी था। बाकी जो विटनेसेस ये बोलते हैं कि बिल्डिंग में आमिर मागरे डॉक्टर मुदस्सिर गुल का साथ रहता था, काम करता था, आमिर मागरे का लिंक आगे पाया गया। ये सारे लिंकेजेस हमने रखा है। जिस दिन कंक्लूजन रखेंगे, अदालत के सामने चार्जशीट के साथ पेश किया जाएगा। केस इज स्टिल ओपन। मैम मैं जरूर इनका क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि एक इमोशनल जरूर क्वेश्चन है। नहीं, डेफिनेटली ये जरूरी क्वेश्चन। मैम एसआईटी के पास जो जानकारी मिली है, और मैंने अभी मीडिया आपके आने से पहले मीडिया को यही शेयर किया कि फैमिली से उस बिल्डिंग के बारे में जानकारी मांगी गई है कि जानकारी, बिल्डिंग चलता था, कमर्शियल एक्टिविटी चलती थी, कौन रेंट पे था, वेरिफिकेशन था या नहीं था, कौन आता था, कौन जाता था, उसका हमें अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला है। दूसरा, बिल्डिंग अगर है तो एक जिम्मेदारी जरूर बनती है एक जिम्मेदार सिविलियन होने के नाते कि उसमें कौन आए, कौन जाए, कौन बैठे, उसकी हम जानकारी रखें, नहीं तो पुलिस को बताए। हमने इतना ही शेयर किया। कोई नई चीज बात नहीं, हर एक पुलिस स्टेट पुलिस करती है, हम लोग भी किए हैं। कोई भी आप फेक न्यूज नहीं फैला सकते हैं, मिलिटेंट को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, रीमर नहीं फैला सकते हैं, ऐसा किसी को थ्रेटिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे सोशल मीडिया की किसी भी गैजेट पर, किसी भी ऐप्स पर। ये इलीगल है, इससे मिलिटेंसी फैलती है, टेररिज्म फैलती है, लोगों को फियर बढ़ता है, ये कानूनी अपराध है। पहले हम लोग ये एडवाइस कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक्शन लेंगे। फुटेज है वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, हमें आईओ कॉपी मिली हुई है, तो ये अगर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो फिर मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा। आप लोग देखें, अपना कैमरा इधर रखें, आप लोग देखें, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा एक एक करके। वो स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा।